पहचान है। नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण है ये दौरा, हम आपको आगे बताएंगे कि दौरा इतना अहम क्यों है बीजेपी के लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए। बीजेपी की सोशल मीडिया सेल की बैठक में सीएम ने कैसे विपक्ष की क्लास लगाई, ये भी आपको दिखाएंगे। पीएम के एक ऐलान के बाद कैसे विपक्ष हो रहा है परेशान, ये भी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और साथ ही दिखाएंगे बाढ़ बारिश से कैसे बढ़ रही है लोगों की परेशानी, कैसे लोगों की जिंदगी पानी पानी हो गई है। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सारी खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले बात एक बहुत बड़ी खबर की। बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन पर बड़ी खबर आई है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आदार पूनावाला ने ऐलान किया है कि अगले साल मार्च तक बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी। अक्टूबर तक बच्चों का टीका तैयार हो जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ा ऐलान हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से। अक्टूबर तक बच्चों का टीका तैयार हो जाएगा और अगले साल मार्च तक, यानी मार्च 2022 तक बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी। तीसरी लहर की आशंका के बीच ये अच्छी खबर सामने आई है। बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम चल रहा है और इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बड़ी जानकारी साझा की गई है कि अक्टूबर तक बच्चों का टीका तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये कोशिश होगी कि अगले साल यानी मार्च 2022 तक बच्चों की वैक्सीन आ जाए। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, अच्छी खबर, बड़ी खबर ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर ये है कि अक्टूबर तक सीरम इंस्टीट्यूट के आदार पूनावाला जो सीईओ हैं, उन्होंने आज अमित शाह जी से मुलाकात की थी, गृह मंत्री से, और उन्होंने साफ कर दिया कि अक्टूबर तक जो टीका है बच्चों की वैक्सीन का वो तैयार कर लिया जाएगा और अगले साल मार्च तक ये बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि अगले साल मार्च तक बच्चों को ये टीका आप लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये कोविशील्ड की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट की, जो बच्चों के लिए अब टीका बनाने पे का काम कर रही है। और साथ ही अगर मैं बच्चों की वैक्सीन की और बात करूँ तो अमेरिका जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी बच्चों को लगाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा था कि जल्दी जो फाइजर है उसको भी भारत में लाया जा सकता है, उसका भी निर्यात किया जा सकता है, जिससे कि जल्द से जल्द हम यहाँ पे इंडिया में ये जो टीका है ये बच्चों को दे सके। लेकिन जिस तरीके से आज आदार पूनावाला ने अमित शाह जी से मुलाकात की, उसके बाद इस बात का ऐलान किया, तो अपनी जो वैक्सीन है जो भारत में ही बन रही है और उसके बाद बच्चों को मिलेगी। बहुत शुक्रिया प्रीति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी आईटी सेल को तेजी से और आक्रामक होकर काम करने की सलाह दी है। सीएम ने साफ किया कि सोशल मीडिया के सहारे केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है, लिहाजा इसका करारा जवाब देने की जरूरत है। सोशल मीडिया सेल की बैठक में सीएम ने पेगासस जासूसी कांड के बहाने भी विपक्ष पर हमला बोला। योगी ने विपक्ष पर बिना तथ्यों के पेगासस मुद्दा उठाने और संसद का काम ठप करने का आरोप लगाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं को सोशल मीडिया से अलर्ट रहने का सुझाव भी दिया। वो अपनी बिना किसी माई बाप का है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर आप अलर्ट नहीं है, अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है, तो आप मीडिया ट्रायल का विषय बन जाएंगे और यही होता है। सोशल मीडिया की भूमिका से हम कतई अपने आप को अलग नहीं कर सकते। मैं पिछले 3-4 वर्षों से देख रहा हूं और 2014 के बाद से आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग देखते हैं अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है और ये मुद्दों की तिथि और उनका कौन सा ऐसा अवसर होता है जब भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो, देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो, तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट और अन्य कुछ ऐसे दुनिया के मीडिया ग्रुप में एक मुद्दा उछलता है
और पेगासस का वो मुद्दा फिर किस कदर तक देश की पूरी संसद को बाधित कर देता है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनके पास कोई तथ्य और प्रमाण नहीं। वहीं बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2017 की जीत को 2022 में फिर से दोहराएंगे। उस लक्ष्य को लेकर के लड़ रहे हैं। जो 2017 में विजय मिली है उसको 22 में दोहराएंगे। और जिस प्रकार से उत्साह आप देख रहे हैं, यह विजेता टीम का ही उत्साह हो सकता है। और आज मैं कार्यकर्ताओं को उत्साह देख करके ये कह सकता हूं कि हम जो 2017 को 2022 में दोहराने की बात कर रहे हैं, आंकड़ा 2022 में 17 से बड़ा होगा। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल लखनऊ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राजेश वर्मा, सुब्रत पाठक भी शामिल होंगे। बैठक का समय कल दोपहर 3 बजे रखा गया है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। आपको याद होगा, इससे पहले दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक हुई थी। उस दौरान भी 2022 की रणनीति पर चर्चा की गई थी। और अब जबकि जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच रहे हैं तो कल एक बार फिर से सांसदों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। कल 3 बजे से हम लोगों की महत्वपूर्ण बैठक है। हम लोगों को सूचना आई है, 3 बजे से उनके साथ हम लोगों की एक बैठक है। बैठक में जो दिशा निर्देश संगठनात्मक तरीके से हम लोगों को मिलेंगे, उसको हम लोग बूथ स्तर तक ले जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। पीएम ने ट्वीट कर बताया कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने के लिए भारत भर के नागरिकों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मैं उनके विचारों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। और पीएम के ऐलान के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है, उत्तर प्रदेश में जन्मे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण असंख्य खेल प्रेमियों और संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की ओर से आपका हृदय से आभार प्रधानमंत्री जी। और इस ऐलान के बाद हमारी टीम ने मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद से खास बातचीत की है, वो भी देखिए। कितनी बड़ी उपलब्धि झांसी के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार था। झांसी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर बहुत हमारे महान मैं कहूँगी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिनके त्याग का कहीं कोई सानी नहीं। और खेलों के अंदर ध्यानचंद एक ऐसा हॉकी का तो पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं और बन चुके थे कि अगर हॉकी का नाम ले तो हम ध्यानचंद का नाम आता ही है। उनके द्वारा किए गए वो कार्य जो उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ भाव से किए थे, बिना किसी और टाइम था भी कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ एक खेल था, एक जुनून था कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। सुविधाएं हैं बिल्कुल माइनस नील, और उसके बाद कुछ मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन लेकर के आते थे गोल्ड। और वो गोल्ड जो आया है उसने इस भारत देश के अंदर खेलों के प्रति लोगों का प्यार मोहब्बत बढ़ा। हमारे बच्चों के अंदर वो प्रेरणा के स्रोत बने। हमारे आने वाली जनरेशन्स ने उनसे प्रेरणा लेकर खेल के अंदर बहुत आगे तरक्की करी। कई नाम उसके अंदर शामिल हैं। केटी सिंह बाबू साहब का नाम मैं ले सकता हूं, जिन्होंने 52 के ओलंपिक के अंदर जो खेला है वो भी ध्यानचंद जी के अनुयायी थे, उनके चाहने वाले थे। इस फैसले का डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी स्वागत किया है। ध्यानचंद जी का पूरा परिवार अभी भी यहाँ पे है और वो भी अच्छे खिलाड़ी रहे, तो उनके नाम पे जो किया है पुरस्कार का, जब भी व्यक्ति पुरस्कार लेने जाएगा तो उसको ध्यानचंद जी की स्मृतियां याद आएंगी और वैसा बनने की उसको अंतर्मन में उसकी उत्कंठा जागेगी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा डिसीजन है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद से इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कैसी प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी देखिए। ये उत्तर प्रदेश के लिए भी हर्ष का विषय है और सभी खेल और खिलाड़ियों के लिए हर्ष का विषय है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब खेल रत्न पुरस्कार होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि इस देश में बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाओं का नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रहा। एक परिवार के नाम पर ही देश की तमाम कार्यक्रम और योजनाओं स्मारकों का नाम रख दिया गया,
लेकिन अब वास्तविकता में उनको सम्मान मिल रहा है जो इसके हकदार रहे हैं। खेलों में हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया जाना उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। गलत किया, नरेंद्र मोदी करना चाहिए था। अब सरदार पटेल स्टेडियम का नाम उन्होंने बदल के नरेंद्र मोदी का कर लिया, तो राजीव गांधी जी का नाम बदल के उन्होंने ध्यानचंद जी का क्यों किया? नरेंद्र मोदी का करना चाहिए था। अच्छी बात है, खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम से कर दिया गया, लेकिन सरकार ये तो बताए, केंद्र की और राज्य सरकार के जो बच्चे हैं, जो प्लेयर हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी, कब उनको सही कोचिंग मिलेगी, कब उनको सही स्टेडियम मिलेंगे, कब उनको व्यवस्थाएं मिलेंगी जिससे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचें खेल पाए, कब उनको वो फैसिलिटी मिलेगी। ये फैसिलिटी भी तो सरकार दिलाए ना कम से कम। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। 2022 के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति जो बनाई गई है उस बारे में बड़ी खबर आई है। प्रचार सामग्री पर राम मंदिर की तस्वीर होगी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर भी होगी, अयोध्या के विकास की भी तस्वीर होगी, चुनाव अभियानों में तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है कि 2022 के लिए बीजेपी ने जो बड़ी रणनीति तैयार की है उसके मुताबिक प्रचार सामग्री पर राम मंदिर की तस्वीर होगी, इसके अलावा उस पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी तस्वीर होगी और अयोध्या में जो विकास की तस्वीर सरकार की तरफ से खींची जा रही है उसकी भी तस्वीर चुनाव सामग्री पर उकेरी जाएगी। और चलिए आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। सीएम ने रक्षाबंधन से पहले ही महिला पुलिसकर्मियों को राखी का तोहफा दिया है। सीएम ने 21 अगस्त को 1 करोड़ महिलाओं को राखी और मास्क का कवच देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि प्रदेश में जगह जगह महिला सुरक्षा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1.5 लाख लड़कियों को सीएम कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं को तैनाती बीट ऑफिसर के तौर पर दी जा सकेगी। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को महोबा के दौरे पर आ सकते हैं। दरअसल उज्ज्वला योजना 2.0 के शुभारंभ के लिए बुंदेलखंड को चुना गया है। इसी के तहत पीएम मोदी योजना का शुभारंभ करने के लिए महोबा आ सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। अभी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि उज्ज्वला योजना 2.0 के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड आ सकते हैं। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और यूपीपीएससी भर्ती घोटाले में बड़ा अपडेट आया है। एसपी सरकार के दौरान का यह मामला है। सीबीआई ने दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली है इस पूरे मामले में। पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी सरकार के दौरान का यह मामला है। फेल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का आरोप है और उसी के तहत ये दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई की तरफ से। और अब खबर मिर्जापुर से, जहां पर बैंक मैनेजर समेत 3 लोगों पर केनरा बैंक के लॉकर से धोखाधड़ी कर सोना, जेवरात और दस्तावेज निकाले जाने की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। नगर के लाल डिग्गी निवासी व्यवसायी ने करीब 18 किलो सोना गायब करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक उनके पिता और मां के नाम केनरा बैंक मिर्जापुर में एक लॉकर था जिसमें जेवरात और व्यवसाय से जुड़े कागजात रखे थे, जिसकी कीमत तकरीबन 8 करोड़ के आसपास थी। मनोज ने अपने बड़े भाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बड़े भाई उमेश शुक्ला ने पिता के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक मैनेजर की मिलीभगत से सारे जेवरात और कागज निकाल लिए। वहीं पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच पड़ताल की जा रही है। जिसके संबंध में इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है उसमें ये बताया गया है कि उसमें कुछ जो बैंक के मैनेजर हैं, तत्कालीन बैंक के मैनेजर कैनरा के, जिनका ट्रांसफ़र अमेठी हो गया है, और एक डिप्टी मैनेजर है जिनका ट्रांसफ़र एक यहाँ ढूंढू कटरा में हो गया है वहाँ से। तो अभी और उसके साथ साथ उसमें उमेश शुक्ला वगैरह के भी नाम हैं, उनके सगे भाई। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। की बेटियों का